हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी 12th क्लास की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। इससे प्रीवियस सेशन में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं प्राइमरी एक्टिविटीज, और उसमें हमने वेरियस जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वर्ल्ड लेवल पर उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहले हमने आर्किड से संबंधित डिस्कस किया था। आर्किड और आखेट और भोजन संग्रहण के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज थी वो थी हमारी पशुचारण से संबंधित, और तीसरी थी कृषि से संबंधित। कृषि में भी हमने जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा, उसके बाद में रोपण कृषि के बारे में पढ़ा, फिर जो मिश्रित कृषि है उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में डेयरी कृषि के बारे में, फिर भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद में हमने दो टाइप पढ़े थे फार्मिंग के, पहला था सहकारी फार्मिंग और दूसरा था सामूहिक फार्मिंग। इनके बारे में डिस्कशन किया। और उसके बाद में हमने जो माइनिंग एक्टिविटीज है, खनन खनन के बारे में डिस्कस किया, और हमने वर्ल्ड पैटर्न देखा और खनन के प्रकार देखे। ठीक है, कितने दो प्रकार के होते हैं खनन, उनके बारे में डिस्कशन किया। तो ये बेसिकली हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में था। और यदि इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से तो एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए। आपको इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में जो वीडियोज़ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, और अच्छे से समझेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या है और नेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत में थोड़ा देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में बेसिक क्या दे रखा है। कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो, सभी का कार्य सतत संसाधनों की प्राप्ति या उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अब हमने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ा, और सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी ऐसे हम आगे पढ़ेंगे ये तीन अदर एक्टिविटीज। तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ा था, उसका मेन रीजन जो मेन बेसिक था, फाउंडेशन था, वो था प्राकृतिक संसाधन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। तो ये क्या करते हैं, जैसे खनन में आयरन और निकाला और उससे स्टील बना दिया। ठीक है, तो आयरन और वैसे तो ह्यूमन के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उसको प्रसंस्कृत किया और उसको फैक्ट्री में आयरन और से इस्पात या स्टील बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद में वो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। तो ये मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि आयरन जो इस्पात है वो आज हर इंडस्ट्री में बेसिक उद्योग है। ठीक है, वैसे वैसे हम कोई जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो संसाधन है, फॉर एग्जांपल चावल की खेती है, तो वो ज़मीन पर होती है और उसका उपयोग ह्यूमन फूड के लिए, कंज्यूम करने के लिए करता है। ठीक है, तो ये सारे संसाधन है, जो सारी एक्टिविटीज़ है उनका जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो हमें संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग के अध्ययन के आसपास ही घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना देते हैं। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद में ये और अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद ये मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों और समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में बेसिक थिंग क्या है कि हमने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था खनन के बारे में पढ़ा था, और हमने जो लौह इस्पात है, ठीक है, सॉरी जो हाँ लौह अयस्क है, उसको हमने जमीन से निकाला। लौह अयस्क को जमीन से निकाला और इसे फैक्ट्री में ले जाके इसको इस्पात बना दिया। ठीक है, तो इस्पात बना दिया, तो लौह अयस्क
जो लोहा अयस्क है उसको जमीन से निकालने का प्रोसेस है माइनिंग है। जो माइनिंग का प्रोसेस है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज, और इस्पात बनाने का प्रोसेस है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हो सकता है लोहा इसका भार अधिक हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो और उसकी वैल्यू कम हो, लेकिन जैसे ये इस्पात में कन्वर्ट हुआ इसकी वैल्यू बढ़ गई और क्वांटिटी भी कम हुई थोड़ी, क्योंकि लोहा इसमें और बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है उनको हटाया था और बाद में एक इस्पात का रोल बनाया, स्टील का रोल बनाया, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज का बेसिक आधार प्राइमरी एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी हमें रिसोर्सेज प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण करने के बाद में हम यूटिलाइज करते हैं या आगे टर्सरी एक्टिविटीज या क्वार्टनरी एक्टिविटीज में भेजते हैं। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज की स्टेज है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के प्राप्त संसाधनों के बाद में आती है, ठीक है। तो यह बेसिकली है। यहाँ पे देखो दो एग्जांपल दे रखे हैं। पहला तो लोहा इसका दे रखा है, ठीक है, प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस्पात बनाने के बाद में ये मूल्यवान हो जाता है। और दूसरा हमें कपास के बारे में दे रखा है कि कपास का सीमित उपयोग है परंतु तंतु बनाने के बाद में, ठीक है। जो कपास का धागा बनाने के बाद में उससे हम वस्त्र बना सकते हैं, उससे हम और भी बहुत सारी जो दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विनिर्माण। विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन है। कोई भी वस्तु बना दी हमने उसे हम विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को घटाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ने एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन के निर्माण के अंतर्गत माना जाता है। अब ये सारे जो एक्टिविटीज है इन्हें हम निर्माण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जिसे बोलते हैं वो निर्माण से विनिर्माण से संबंधित है कि कोई भी चीज़ बनाते हैं हम। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या करते हैं कि हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी की सतह से। फॉर एग्जांपल माइनिंग की हमने और आयरन और निकाला, या हमने गन्ने की खेती की और हमने गन्ने को काटा और खेत में रख दिया। उसके बाद में हमने कपास बुना और कपास की खेती की और कपास निकाल के गोदाम में रख दिया। ये तो हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज। अब आयरन ओर से हम स्टील बनाते हैं, तो ये हो गया हम कुछ निर्माण कर रहे हैं, आयरन ओर से निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। आयरन ओर निकालने के बाद में ऑटोमेटिक स्टील नहीं बन गया उससे। उसके बाद में हम गन्ने की खेती करने के बाद में गन्ना काट के खेत में रखा, लेकिन जब फैक्ट्री में ले जाके उससे चीनी बनाई, शुगर बनाई, तो ये हमारी विनिर्माण की प्रोसेस के बाद में चीनी बनी है। उसी प्रकार हम कपास की खेती करने के बाद में कपास को बुना और गोदाम में रख दिया। अब गोदाम से फैक्ट्री में ले जाके उससे वस्त्र बनाया, तंतु बनाने, धागा बनाने के बाद में हमने उससे वस्त्र बनाया। तो ये विनिर्माण के प्रोसेस से गुजरा। तो विनिर्माण हर प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ रिसोर्सेज को ले जाते हैं, तो वो विनिर्माण के प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद में विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, जैसे एनर्जी यूटिलाइजेशन, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हो, जिस प्रकार के हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं गुड्स के प्रोडक्शन के लिए उसके अनुसार काम करते हैं। और एक ही प्रकार की विशाल वस्तुएं, फॉर एग्जांपल हम शुगर बनाते हैं, सॉरी हाँ शुगर बनाते हैं, गन्ने को काटने के बाद में हम शुगर बनाते हैं, तो शुगर का प्रोडक्शन, शक्कर का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। उसमें एक ही प्रकार का काम होगा, गन्ने से शुगर बनाना, और उसमें श्रमिक होंगे, और वो कारखाना एक लार्ज स्केल का होगा, और एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार की गुड्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। अब या तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरी है उससे होता है, या फिर मशीनरी के साधन है मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। जो परंपरागत हमारे रिसोर्सेज है ग्रामीण में, आज भी भट्टी से चीनी बनाते हैं, ठीक है। गन्ने का रस निकालने के बाद में उसको भट्टी पर करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, उनमें थोड़ा प्रोसेस अलग है, ठीक है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अभी भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो है जिनका अभी विकास हुआ नहीं है, वो विकासशील प्रक्रिया में है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। पहले प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है, प्रथम वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है, जिसमें फॉर एग्जांपल अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस है, ये देश आ गए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये विकसित देश है। दूसरा है
द्वितीय वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा है जिसमें जो विकासशील देश है, ठीक है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ये इस टाइप के जो देश है वो विकासशील है, डेवलपिंग कंट्रीज है। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, ये तो डेवलप्ड हो गई, ये डेवलपिंग हो गई, और ये अंडर डेवलप्ड हो गई, ठीक है, अंडर डेवलपिंग है, ठीक है। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अभी भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इसमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को अपनाया जाता है। जो प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लिकेटेड कम है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, ग्रामीण लेवल पर बात करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है, ग्रामीण लेवल पर छोटे छोटे स्तर पर जो गन्ने से शुगर बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड जो मशीनरी मैकेनिज्म है उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, तो इनके पास में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इतने पैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। अब जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या करेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, ठीक है। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। पहला है, अब जनरल थिंग्स से ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड कभी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे इनको, ठीक है। पहला है कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियाँ, ठीक है। अब पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब एक जो विशिष्टता होती है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में हो या श्रमिक वर्ग में हो, ठीक है, उनमें विशिष्टता होती है। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है। जितना प्रोडक्शन का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है उतना ही प्रोड्यूस करते हैं। अंतर इसकी लागत अधिक आ जाती है, लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक जो डाइवर्सिटी नहीं है प्रोडक्शन की, ठीक है। अब एक इनबॉक्स इंफॉर्मेशन है, उसमें बोल रखा है उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, ठीक है, दो टर्म से अलग अलग है। इसमें विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाए गए सामान भी सम्मिलित किया जाता है। अब चूंकि विनिर्माण औद्योगिक क्रांति से पहले भी विनिर्माण होता था, ठीक है, तो उस समय तो मशीनरी थी नहीं, तो हम प्राइमरी जो डेफिनेशन है विनिर्माण की वो हाथ से बनाना इसको संदर्भित करते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में बहुत सारी मशीनरीज का डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद में हमने यंत्रों की सहायता से विनिर्माण को बढ़ावा दिया। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए उच्च मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है जिसमें इसे विनिर्माण की पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। अब एक तो विनिर्माण है, ठीक है, और एक है उद्योग, ठीक है। अब उद्योग और विनिर्माण में बेसिक डिफरेंस क्या है कि विनिर्माण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रक्रिया है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गन्ने से शुगर बनाना, ठीक है। अब गन्ने से शुगर बनाना एक प्रोसेस है। फिर हम बात करते हैं गन्ने से गुड़ बनाना, ठीक है, और उसके बाद में गन्ने से कुछ और ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो शुगर बेस्ड हो, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस तो गन्ने से कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करना ये एक प्रोसेस है, विनिर्माण बोलते हैं। लेकिन ये सारे काम कहाँ होते हैं, एक गैरेज में होते हैं, गैरेज नहीं बोल सकते, एक कहने का मतलब औद्योगिक क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें उद्योग बड़ा है, उद्योग एक टर्म है जो लार्ज स्केल की है, बड़ी टर्म है। उद्योग के अंडर में कुछ भी हो सकता है गन्ने के साथ में यहाँ पे और भी अलग इंडस्ट्री, जो फॉर एग्जांपल गन्ने का प्रोडक्शन हो रहा हो और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उद्योग इतना बड़ा है कि यहाँ पे सूती वस्त्र कपास से वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता हो, ठीक है। तो उद्योग एक लार्ज स्केल टर्म है और विनिर्माण एक प्रोसेस है, ठीक है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों में होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं जैसे कारखानों में संपन्न नहीं होने वाली
जैसे पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो शुगर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री है, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो किसी लोकेशन पर होती है। लेकिन पर्यटन उद्योग है, अब हम पर्यटन को उद्योग के रूप में देखते हैं, तो पर्यटन उद्योग किसी लोकेशन पर नहीं होता है, ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पर होता है, ठीक है। तो इसको भी हम उद्योग बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, लार्ज स्केल की, ठीक है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो, बाउंडेशन नहीं हो, ठीक है। तो ये है अ, उद्योग का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने पहला पढ़ा था आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं में पहली पढ़ी थी कौशल का विशिष्टीकरण, ठीक है। कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा नहीं, यहाँ पे कुछ छूट रहा है। हाँ, दूसरा है यंत्रीकरण, ठीक है। अब यंत्रीकरण क्या है? यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। अब यंत्रीकरण क्या होता है? हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, गन्ने से शक्कर बना ली, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में एक यंत्रीकरण नामक एक फैक्टर है। वो फैक्टर क्या करता है? गन्ने से रस निकालता है, ठीक है। और एक यंत्रीकरण, एक फैक्टर अलग है, ठीक है, एक यंत्रीकरण है, यंत्रीकरण यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये गन्ने के रस को हीटिंग देगा, ठीक है, और हीटिंग देने के बाद में जो क्या बोलते हैं उसको, सिरा टाइप या जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो शुगर के बनने के जो स्टेज होती है उसके नजदीक होता है, ठीक है। अब एक यंत्र यहाँ पे होता है, थर्ड यंत्र, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये क्या करता है, उस जो सिरा है गन्ने का, उसको ठंडा करता है और उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे यंत्रीकरण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यंत्र होते हैं, अलग अलग उनका वर्क होता है, और ये मानव सोच से परे होते हैं। जैसा ह्यूमन बोलता है वैसा नहीं करता, इनका एक फिक्स काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गन्ने से रस निकाला और उसको हीटिंग दिया और उसको कूलिंग करके शुगर का प्रोडक्शन किया। तो ये एक एक मैकेनिज्म है, ठीक है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें एक प्रोसेस होता है विनिर्माण का, कोई वस्तु बनाने का। और उस वस्तु बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे यंत्रीकरण होते हैं जिनका काम होता है अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, वो ह्यूमन के इंडिकेटर से नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद में पुनर्निवेशन एवं समवर्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है, ठीक है। तो इनका बेसिकली ये काम है। और मैन्युफैक्चरिंग एंड यंत्रीकरण में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अब तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उसके बारे में है कि प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं, अपशिष्ट अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। अब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ठीक है, पहले हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले हम गन्ने से शुगर बनाते थे, तो अब हमने गन्ने से शुगर तो बना ली, लेकिन जो अशुद्धियाँ क्रिएट हुई है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल गन्ने का रस निकालने के बाद में जो गन्ना बचा है, ठीक है, उसका प्रॉपर हम डिपोजिशन या बोलते हैं उसको, उसका निस्तारण नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे ऐसे अलग जो अशुद्धियाँ होती है जो हम डायरेक्ट सॉइल में जाती है, ग्राउंड वाटर में जाती है, ठीक है। तो आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतना अच्छा है कि इनको डिकम्पोज कर देते हैं गन्ने की फैक्ट्री के अंदर ही, ठीक है, इसको बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। अब आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं क्या क्या है? पहला है एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, ठीक है, यंत्र बोलते हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, ठीक है। और ये जो विशिष्टीकरण है और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, ठीक है। पहले एक इंडस्ट्री में 100 व्यक्ति काम करते थे और एक दिन में 50 या 500 किलो चीनी बनाते थे।
आज वही काम 5 व्यक्ति करते हैं और 500 किलो चीनी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अधिक पूंजी, ठीक है, ये कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, वास्ट कैपिटल का प्रयोग होता है, बड़े संगठन होते हैं, लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होता है इनका, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, उसका भी एक मैकेनिज्म होता है प्रॉपर, उसके अनुसार ये वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनियमित भौगोलिक वितरण, ठीक है। अब अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जैसे हमने पॉपुलेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि विश्व के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अधिक पॉपुलेशन रहती है और विश्व के अधिकांश ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने, फॉर एग्जांपल डेजर्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, और हमने पढ़ा कोस्टल बेल्ट में वर्ल्ड की लगभग 50% अराउंड 50% पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसे के ऐसे जो इंडस्ट्रीज है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब उसका मेन कारण क्या है और उनका नेचर क्या है ये पढ़ते हैं कि आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों पर सीमित है, विश्व के कुल स्थलीय भाग का 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। अब देखो 90% से अधिक जो लैंड एरिया है, भूभाग है, वहाँ पर कोई प्रकार की निर्माण एक्टिविटी नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं, कुछ क्षेत्रों को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में स्वकेंद्रित है। अब कृषि लार्ज स्केल पर होती है उनको प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए इतनी जगह नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मक्के की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं जिसमें 10-20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है, परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वर्ग समाकलिक कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस हमें ये देखना है कि जो मक्के की पेटी होती है वो 2.5 किलोमीटर में 2.5 वर्ग किलोमीटर में होती है, सॉरी 2.5 वर्ग किलोमीटर में होती है, और उससे केवल 50 से 100 व्यक्तियों का भरण पोषण होता है। वहीं पर यदि 2.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यदि हम इंडस्ट्री लगाएं तो वहाँ पे हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। तो एक अनियमित भौगोलिक वितरण अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक कारण यह भी है, ठीक है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थानों पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न है, ठीक है। अब हम वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से। उसमें हम पढ़ेंगे कि वेबर ने इंडस्ट्री के लिए 2 लोकेशन बताई है, ठीक है। वैसे तो 3 सिचुएशन है, लेकिन जो मार्केट की लोकेशन के आधार पर तो 3 लोकेशन बताई है, ठीक है। एक मार्केट के नज़दीक, और दूसरी रॉ मटेरियल के नज़दीक, और तीसरी रॉ मटेरियल और मार्केट के बीच में। लेकिन जो रॉ मटेरियल की प्रकृति है उसके आधार पर रॉ मटेरियल की प्रकृति नहीं बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितने प्रकार का है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के प्रकार के आधार पर मार्केट को 2 जगह चिन्हित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके वेबर की जो थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से दी गई है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में बेसिक चीज़ें दे रखी है कि उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब इंडस्ट्री का मेन फोकस क्या होगा कि हमें मैक्सिमम आउटपुट लाना है। अब मैक्सिमम आउटपुट लाना है तो हमें किस प्रकार की, मतलब किस लोकेशन पर इंडस्ट्री को स्थापित करना है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, गन्ना का उद्योग है। अब गन्ने के उद्योग को एक यहाँ पर है मार्केट, और यहाँ पर है प्रोडक्शन, जो गन्ने का खेत है वो है, ठीक है। अब गन्ने के खेत से गन्ना काट कर मार्केट के पास लाकर इसकी चीनी बनाएंगे तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन यदि हम गन्ने के खेत के नज़दीक ही इस इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर दें और वहाँ पर इसको शुगर बनाकर मार्केट में ट्रांसपोर्ट करें, तो एज कम्पेयर टू जो रॉ मटेरियल है उसकी तुलना में हम ज़्यादा चीनी है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे लो कॉस्ट में। तो ये एक शुगर इंडस्ट्री की लोकेशन है कि वो जो प्रोडक्शन हब है, ठीक है, उसके नज़दीक ही स्थापित की जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें पहला है बाजार तक अभिगम्यता, ठीक है। अब बाजार तक अभिगम्यता का मतलब है एसेस टू मार्केट, यानी कि मार्केट की उपलब्ध पहुंच के आधार पर उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख
कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्रों में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां पे निवासियों में खरीदने की क्षमता क्रय शक्ति हो। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के वृहद क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार है क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय क्षमता अधिक होती है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध करवाते हैं, परंतु औद्योगिकी व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। अब बाजार की जो पहुंच है उसका मतलब ये है कि पहली बात तो एक लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी, इन पॉपुलेशन की परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, जो क्रय शक्ति क्षमता है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी बात है कि इन प्रोडक्शन को खरीदने की जो यूटिलाइजेशन है उसकी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए कि इस लोकेशन पर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें वर्क करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। अब कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, ठीक है, यानी एसेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल की प्राप्ति के आधार पर उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के स्थल के समीप ही स्थित होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन और इंडस्ट्री है वो बेसिकली जहाँ पे आयरन और माइनिंग करते हैं वहीं पर आयरन और के लिए जो स्टील बनाने का प्रोसेस है वो इंडस्ट्री है वो आयरन और के उत्पादन क्षेत्र के नज़दीक ही स्थापित की जाती है। जैसे इस्पात, चीनी, सीमेंट। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों एवं दुग्ध आपूर्ति क्षेत्रों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बेसिक सेंस मिल गया होगा कि कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर जो इंडस्ट्री होती है उनका लोकेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। अब नेक्स्ट है कि उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिक पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो मशीनरी बेस्ड है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उद्योग है जिनका प्रेजेंट टाइम में भी प्रोडक्शन है वो ह्यूमन एफिशिएंसी की जरूरत होती है उनको। नेक्स्ट है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, ठीक है। अब जो एसेस ऑफ लेबर सप्लाई है, ठीक है। अब एसेस ऑफ लेबर सप्लाई उसमें है कि वे उद्योग जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी पावर, ठीक है, एसेस टू पावर इंडस्ट्री, पावर सप्लाई है, लेबर सप्लाई नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। अब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए मैक्सिमम हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वहाँ पर एल्यूमिनियम होता है। इंडियन में जो इंडस्ट्री का पैटर्न है, एल्यूमिनियम उद्योग का पैटर्न है, आप नोटिस करना जितने भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो जो नदी घाटी परियोजना है जिसमें जो डैम है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उनके नज़दीक होती है, ठीक है। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, परंतु आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी इन्हीं उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, ठीक है। अब जल विद्युत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड जो खनिज ऑयल है, ठीक है, उसका उपयोग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, ठीक है। अब एसेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जिसमें है कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए एक और प्रसंस्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे माइनिंग हो रही है, ठीक है, किसकी, आयरन ओर की, ठीक है। आयरन ओर की माइनिंग हो रही है और इसको हम यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर दी, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टील बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट में इसका कंजप्शन होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे यदि प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, परिवहन और संचार सुविधाएं अच्छी होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक आएगा और इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होने के बाद में ये मार्केट तक जाएगा। ये प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा आउटपुट देती है, ठीक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रण हुआ है। अब जो पश्चिमी यूरोप है,
ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी कोस्ट है, यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, संकेंद्रण कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री ज़्यादा है यहाँ पर। आधुनिक उद्योग अपृथकीकरण करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं, परिवहनीयता में सुधार, समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशेषता को बढ़ावा देते हैं। उद्योग हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण आवश्यक है। ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉ मटेरियल निकाला और यहाँ पे इंडस्ट्री तक लाने के लिए इनको इन्फॉर्म करना, फिर इतना, अब यहाँ पे मार्केट है तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, स्टील कंजप्शन जो सॉरी स्टील का प्रोडक्शन होता है, अब कितनी यूनिट स्टील चाहिए मार्केट को, तो ये इन्फॉर्मेशन देगा। फिर उसके बाद में यहाँ से ये स्टील के रोल लेके मार्केट तक जाएगा, तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप होना जरूरी है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, सरकारी नीति, संतुलित आर्थिक विकास है तो सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। अब यदि मार्केट के भरोसे ये सारी चीजें छोड़ दें तो वो क्या करेंगे कि जो लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर कर देंगे, तो सरकार टाइम टाइम पे इंटरफेयर करती रहती है और सरकार गाइड करती है कि आपको कुछ इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है वो लार्ज स्केल पॉपुलेशन को ध्यान में रख के भी करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें बोली है, पहला है एसेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अब एग्लोमरेशन क्या होता है, समूहन अर्थव्यवस्था क्या होती है कि बहुत सारी इंडस्ट्री आपस में डिपेंड करती है एक दूसरे पर। ठीक है। और एक लोकेशन ये है, दूसरी ये है। ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आयरन और इंडस्ट्री है, यहाँ पे आयरन और एक्सट्रैक्ट होता है और यहाँ पे स्टील बनता है, यहाँ पे मार्केट है। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, ये पास पास में है। ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया इंडस्ट्री का। ठीक है। इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल और उनके प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। दूसरा सेम जो कंपोनेंट है इसको इस रूप में देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, एक दूसरे के। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी इस वाले रीजन में। ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट कम आएगी। ठीक है। तो समूहन अर्थव्यवस्था का एक बेनिफिट ये है कि जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज कर देता है। और नेक्स्ट है लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्रीज, जो एक दूसरे उद्योग है इनके बीच में लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और उनकी डिस्टेंस और लिंकेज दोनों इम्पोर्टेंट है कॉस्ट को, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उनको मिनिमाइज करने में। ठीक है। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक प्रधान उद्योग को एग्जांपल के रूप में लेते हैं, किसको लें कि हम ले लेते हैं स्टील इंडस्ट्री को ले लेते हैं। ठीक है। अब स्टील इंडस्ट्री है, अब स्टील इंडस्ट्री के आसपास में ऐसे बहुत सारे उद्योग होंगे जो इस स्टील इंडस्ट्री के जो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है स्टील के कंपोनेंट के रूप में होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जो घरेलू कंजप्शन के लिए स्टील का प्रोडक्शन कर रही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर कोई लार्ज स्केल पर मशीनरी बना रही है, यहाँ पर कोई कार फैक्ट्री हो गई। ठीक है। और यहाँ पर कोई जो स्टील का जो अलग यूटिलाइजेशन है, बर्तन बनाने का कोई कारखाना हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो एसएस है स्टील की वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे स्टील का कारखाना है और इंडस्ट्री बर्तन बनाने की यहाँ पर है और कार मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर है और तीसरी कहीं और अलग जगह पे है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनको ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो ये है उद्योगों के मध्य संबंध। ठीक है। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत होते हो जाते हैं। विभिन्न उद्योग के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। ठीक है। बचत जो एडिशनल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक है। ठीक है। अब ये सारे हमने जो फैक्टर पढ़े थे, सप्लाई, एनर्जी, ठीक है, लेबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के बारे में, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, ठीक है, एंग्लोमरेशन इकोनॉमी और लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री के बारे में, ये सारी चीज़ें किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करती है। अब एक है स्वच्छंद उपयोग। ठीक है। अब फुट क्लोज इंडस्ट्री एक टर्म है। ठीक है। फुट क्लोज इंडस्ट्री, अब फुट क्लोज इंडस्ट्री क्या होती है कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं
ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। ये उद्योग संगठक ऊर्जाओं पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। अब इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? कि फॉर एग्जांपल हम एक आयरन और इंडस्ट्री को मानते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब ये स्वच्छंद उद्योग का एग्जांपल नहीं है आयरन और इंडस्ट्री। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लेते हैं कि आयरन और इंडस्ट्री में लौह अयस्क उद्योग में पहले हम कच्चे माल को प्राप्त करते हैं, फिर उसको जो जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर इसको मार्केट तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? फूड क्लोज इंडस्ट्री में क्या सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप बनाना हो, ठीक है। तो लैपटॉप बनाने के लिए हम यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट में लैपटॉप बनाने की बैटरी हमें किसी मार्केट के किसी रीजन से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो डिस्प्ले है उसका कंपोनेंट कहीं से मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर हमें मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार जो अलग इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हमें कहीं और मार्केट में किसी और लोकेशन से मिल गया तो विद इन 10 to 20 किलोमीटर ये सारे प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम स्वच्छंद उद्योग बोलते हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और इससे जो फॉर एग्जांपल यदि ये सारे कंपोनेंट मिल गए और हमें चार्जर कहीं और जो 200 किलोमीटर के आसपास का एक यूनिट है, जो चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लैपटॉप की, तो वहाँ से मंगाएंगे तो लार्ज स्केल पर वो एक ही टाइम में बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में ये हमें ला के दे देगा। तो ये सड़कों का जाल अच्छे से होना जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको स्वच्छंद उद्योग बोलते हैं कि एक तो ये कहने का ज़्यादा माथापौड़ी वाला काम नहीं है, ठीक है। इसमें सब चीज़ें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अवेलेबल हो जाती है और यदि नहीं हो रही है कुछ कंपोनेंट तो वो ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी की वजह से मिल जाते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और ज़्यादा श्रमिकों की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे असेंबल करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट होते हैं उनसे करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक की उद्योगों की अवस्थिति के बारे में और फुटक्लोज इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। फुटक्लोज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है। अब विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल उत्पादन के एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है? जिसमें पहला है आकार के आधार पर, दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पाद के आधार पर और चौथा है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंडस्ट्री होती है वो चार प्रकार की होती है। पहला है आकार, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा उत्पाद के आधार पर और चौथा स्वामित्व के आधार पर। अब आकार के आधार पर इंडस्ट्री है वो वापस घरेलू या कुटीर उद्योग है, जिसमें बेसिक है कलाकृति, फिर है छोटे पैमाने का उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने का उद्योग। अब कच्चे माल के आधार पर, अब कच्चा माल कौन कौन से मिलता है? कृषि से मिलता है, हमें कृषि से कच्चा माल मिलता है, उससे चीनी बनती है, वनस्पति तेल बनता है, सूती वस्त्र, चाय, कॉफी, रबड़, ये सारी चीजें बनती है। अब खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग वापस दो प्रकार का है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी वापस दो प्रकार है, लोह और अलोह, ठीक है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, जिसमें आयरन बेस्ड और नॉन आयरन बेस्ड। जिसमें लोहा बेस्ड उद्योग है उसमें लोहा इस्पात है, ठीक है, जिससे इस्पात बनता है, ठीक है, स्टील बनता है। अलोह खनिज में तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न एवं आभूषण बनते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनती है। नेक्स्ट है रसायन आधारित, जिसमें पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। वन आधारित उद्योग में इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन का तेल, कागज, और पशु आधारित उद्योग में चमड़ा और ऊन। ये हो गया कच्चे माल के आधार पर। नेक्स्ट है उत्पाद के आधार पर, एक तो है मूलभूत और दूसरा है उपभोक्ता सामान, ठीक है। अब मूलभूत में बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है? बेसिक इंडस्ट्री लोहा एवं इस्पात उद्योग है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और उपभोक्ता सामान मतलब
कंज्यूमर गुड कौन सी है? पहला बिस्किट हो गया, तीसरा दूसरा वस्त्र हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फिर वाहन हो गया, व्हीकल हो गया जिसमें कार, स्कूटर, बाइक हो गया, ठीक है, साइकिल हो गया। तीसरा है, चौथा है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें सार्वजनिक हो गया, एक तो पब्लिक सेक्टर हो गया, एक प्राइवेट निजी सेक्टर हो गया, और तीसरा जॉइंट सेक्टर यानी संयुक्त सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये उद्योगों का बेसिक वर्गीकरण है। ठीक है, इसमें आपको एक तो कच्चे माल के आधार पर और दूसरा उत्पाद के आधार पर, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें, ये दो आका जो आधार है, क्लासिफिकेशन, इनको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला है आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर हमने तीन प्रकार के पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें पहला है किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू एवं कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें पहला है कुटीर उद्योग। ठीक है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। अब कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पीकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है। अब पहली बात तो ये घरेलू बेस्ट है। ठीक है, ये एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक है, तो ये शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, तालाब से मिट्टी लेकर आएगा और निर्माण करेगा। साधारणतः औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब ये जो भी बर्तन बनाए हैं आसपास के गाँव में बेच देगा और खुद के घरेलू उपयोग के लिए भी बना लेगा। तैयार माल या तो स्वयं उपयोग करता है या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देता है। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने ये इतने यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग किया है और किसी दूसरे व्यक्ति को ये यूनिट दे देगा और उससे फॉर एग्जांपल ये जितनी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने 6 बर्तन बनाए हैं, ठीक है, और पास वाले गांव में इस बर्तनों की जरूरत है, और पास वाले गांव का व्यक्ति कुछ ऐसे बर्तन लेकर आया जो इस व्यक्ति के जो गांव है उसमें उन बर्तनों की जरूरत है, तो ये आपस में अदला बदली भी कर देते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बैलगाड़ी पर भी ये लाद कर दूसरे गांव में बेच कर जाते हैं दिन में, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। इसमें अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अब ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति टोकरी बना रहा है, ठीक है, ये बना के कहीं आसपास वाले गांव में बेच के आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिन ये वापस ये प्रोसेस करेगा और कभी इसको खुद को जरूरत पड़ेगी तो ये खुद के लिए बनाएगा। ठीक है, इस उद्योग में दैनिक जीवन का उपयोग आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती है, बेसिक चीजें हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंटें, चमड़े के कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। सुनार, सोना, चांदी, तांबे के आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योग। ये कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन में की तकनीकी एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्ध कुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इन उद्योगों में अधिक होते हैं, जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश अपने जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के सघन छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, अब हमने कुटीर उद्योग पढ़ा था, व्यक्ति अपने घर पर बैठ के सामान बनाता है, लेकिन जो छोटे पैमाने के उद्योग है, यहाँ पे क्या होगा, किसी दो तीन गांव के आसपास में एक इंडस्ट्री होती है और वहाँ पे कुछ चीज़ें बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो थोड़ी लार्ज स्केल पर होती है। और उससे क्या होता है कि जो छोटे पैमाने पर उद्योग बनते हैं वहाँ पर थोड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लार्ज स्केल पर, थोड़ा लार्ज स्केल यहाँ पे ये व्यक्ति दिन में 6 आइटम बनाता है, तो वहाँ पर 100 व्यक्ति मिलकर प्रत्येक व्यक्ति 6 6 आइटम बनाता है। ठीक है, तो ऐसे करके उनके पास में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्शन की, तो थोड़ी मशीनरी चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, जो पावर इंडस्ट्री जो सॉरी पावर सप्लाई चाहिए उनको, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको परिवहन के साधन चाहिए, तो थोड़े लार्ज स्केल पर हो जाते हैं कुटीर उद्योग से। फिर है बड़े पैमाने पर उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप
में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार सभी भागों में हो गया है। ठीक है। कुटीर उद्योग व्यक्तिगत होता है, छोटे पैमाने पर उद्योग होते हैं वो ग्रामीण स्तर पर होते हैं, और जो बड़े पैमाने पर उद्योग होते हैं वो लार्ज स्केल पर होते हैं। ठीक है। वो फॉर एग्जांपल ये माने कि राजस्थान के किसी गांव में हो रहा है, ये मान लेते हैं राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, और ये मान लेते हैं राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े सिटीज में बड़े पैमाने पर उद्योग होते हैं। इसमें प्रोडक्शन की विविधता होती है, कई प्रकार के प्रोडक्शन आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शक्ति के साधन जरूरी है। ठीक है। एनर्जी चाहिए, फिर कुशल श्रमिक चाहिए, फिर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि ये अधिक उत्पादन करते हैं तो इनको अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, अब 3-4 प्रकार का कच्चा माल मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया, और एक प्रकार के कच्चे माल से 3-4 प्रोडक्ट बना दिए, तो इसमें ये डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है विश्व के एक हाँ, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए जाने वाले निर्माण उद्योग को दो बड़े समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है, और उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में है। ठीक है। अब परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिशनल वैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा विपरीत है। ठीक है। टर्मिनोलॉजी थोड़ी विपरीत है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है कि परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल की बात आएगी तो वो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेगा, और उच्च प्रौद्योगिकी की बात आएगी तो वो कम विकसित देशों में होगा। ठीक है। तो ये उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि जो कम विकसित देश है वहां पर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए होती है। ठीक है। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई है, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तकनीकी का विकास हुआ है, नई मशीनरी का, और जो वह है प्रोड्यूसिंग का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से, और अपने यहाँ पे यूनिट स्थापित करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ, जिसका मेन कारण यही है। ठीक है। कि वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं और यूनिट स्थापित करते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम जो टॉपिक बचे हैं कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक को दीजिए। चलिए आज के इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू।